अब बेटे अगर अपन देखेंगे तो जो सेल प्रोसेस्ड होती थाइमस के अंदर, ठीक है, जो थाइमस के अंदर प्रोसेस्ड होगी उसको अपन ने क्या बोल दिया था बेटा, थाइमस प्री प्रोसेस्ड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो अपन ने ये देखा कि कुछ सेल्स जो है थाइमस में चली जाती है, जो थाइमस में चली जाती है उनको थाइमोसाइट बोलते हैं, और प्री प्रोसेसिंग कुछ की कहाँ पे होती है बेटा, लीवर के अंदर, और कुछ की जो होती है वो एम्ब्रियो स्टेज में तो लीवर के अंदर होती है, बाद में बोन मेरो में चली जाती है आफ्टर बर्थ। तो जो सेल प्री प्रोसेस थाइमस में होगी उसको अपन बोलेंगे थाइमस प्री प्रोसेस्ड लिम्फोसाइट्स। क्या बोलेंगे, थाइमस प्री प्रोसेस्ड लिम्फोसाइट्स। तो द सेल which are pre-processed in thymus are called T cells, या इसको बोला जाता है थाइमस प्री प्रोसेस्ड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, थाइमस प्री प्रोसेस्ड लिम्फोसाइट्स इसको बेटा बोलते हैं। वो सेल्स जो थाइमस के अंदर प्रोसेस्ड हुई है और यहाँ से प्रोसेस होने के बाद ये माइग्रेट करके लिम्फ टिश्यूज़ के अंदर चली जाती है, ठीक है। पहले तो ये जो सेल्स होंगी थाइमस के अंदर प्री प्रोसेस्ड होंगी, और यहाँ से प्री प्रोसेस्ड होने के बाद आफ्टरवर्ड दे माइग्रेट टू द वेरियस लिम्फेट टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से ये बेटा माइग्रेट करेगी और माइग्रेट करके कहाँ चली जाएगी, वेरियस लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर ये चली जाएगी, टिश्यू ऑफ बॉडी। यहाँ पर बेटा ये माइग्रेट करके चली जाएगी जो यहाँ पर प्रोसेस्ड हुई है। अब जो लिम्फोसाइट्स बेटा प्रोसेस्ड हुई है लीवर और बोन मेरो के अंदर, ठीक है, उनको अपन क्या बोलेंगे, बे लिम्फोसाइट्स। तो द लिम्फोसाइट्स which are processed into liver or bone marrow are called B लिम्फोसाइट्स, ठीक है। उनको अपन क्या बोलेंगे बेटा, बी लिम्फोसाइट्स। वो लिम्फोसाइट्स जो लीवर या बोन मेरो के अंदर प्रोसेस हुई है, जो कहाँ पे प्रोसेस हुई थी, थाइमस के अंदर, उसको अपन ने क्या बोला था, टी लिम्फोसाइट्स। जो बोन मेरो के अंदर प्रोसेस होगी बेटा उसको क्या बोलेंगे, बी लिम्फोसाइट्स। और बर्ड्स के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक स्पेशल लिम्फॉइड डाइवर्टिकुलम होता है क्लोएका, उसको बोलते हैं बुर्सा ऑफ फेब्रिकस। तो आपने डायग्राम देखा होगा, उस डायग्राम के अंदर मैंने एक बनाया बुर्सा ऑफ फेब्रिकस। तो बेसिकली वो बुर्सा ऑफ फेब्रिकस जो है ना बेटा वो बर्ड्स के अंदर है। किसके अंदर है, बर्ड्स के अंदर। हमारे अंदर तो बोन मेरो है, ठीक है, हमारी जो बोन होती है उसके अंदर बोन मेरो मिलता है। और जो ये है बेटा क्या बोलते हैं आपका अपना बर्ड, तो बर्ड्स की जो बोन होती है वो कैसी होती है बेटा, होलो होती है। बर्ड्स की जो बोन होती है वो कैसी होती है बेटा, होलो होती हैं। तो बर्ड्स की जो बोन होलो होती है तो उसको अपन न्यूमेटिक बोल बोलते हैं। तो हमारे अंदर तो मिलता है बोन मेरो, बट उनके अंदर बोन मेरो नहीं मिलता है। हेलो, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो अपने को जो लिम्फोसाइट्स है जो बोन मेरो के अंदर बन रही है उनको अपन बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे बर्ड का जो केस है ना वहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। वेरिएशन इतना ही आता है कि उनके अंदर जो बोन मेरो उसकी जगह पे अपन क्या बोलते हैं, बुर्सा ऑफ फेब्रिकस। क्या बोलते हैं, बुर्सा ऑफ फेब्रिकस। तो अपन बोल सकते हैं द लिम्फोसाइट्स, बर्ड्स के केस में बात करते हैं, इन बर्ड्स they develop
इनटू या इन इनटू नहीं इन ए स्पेशल lymphoid diverticulum of cloaca called bursa of फेब्रिकस। तो बर्ड्स के अंदर एक स्पेशल लिम्फोइड डाइवर्टिकुलम ऑफ क्लोएका होता है बेटा, जिसको बोलते हैं बुर्सा ऑफ फेब्रिकस। वहाँ पर ये जो है डेवलप होती हैं कौन, बी लिम्फोसाइट्स। तो हमारे अंदर बी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे होगी बेटा, बोन मेरो के अंदर, लेकिन बर्ड्स के अंदर कहाँ पे होगी बेटा, बुर्सा ऑफ फेब्रिकस या डाइवर्टिकुलम ऑफ क्लोएका। आफ्टरवर्ड ये जो बी लिम्फोसाइट से यहाँ से जैसे बोन मेरो के अंदर ये मैच्योर हो गई, इसके बाद में ये अलग अलग लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर बेटा क्या कर जाती है, माइग्रेट कर जाती है, लाइक टी लिम्फोसाइट्स। किसके जैसी, टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट्स को अगर अपन देखेंगे तो थाइमस के अंदर मैच्योर हुई, बी लिम्फोसाइट्स को अगर अपन देखेंगे बेटा तो बोन मेरो के अंदर मैच्योर हुई। तो मैच्योर होने के बाद ये लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर क्या कर जाती है बेटा, माइग्रेट कर जाती है और फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो उनका जो नाम बी और टी लिम्फोसाइट रखा है ये अपन ने बोन मेरो और थाइमस के बेसिस के ऊपर रखा है। ठीक है, अगर अपन देखेंगे तो दो टाइप की लिम्फोसाइट्स होती हैं, रिमेन सेपरेटेड अपन देख चुके हैं। दो टाइप की लिम्फोसाइट्स से, एक हो गई टी लिम्फोसाइट्स और एक हो गई बेटा बी लिम्फोसाइट। इसमें से जो टी लिम्फोसाइट्स होती है ना वो करीब 4 से 5 साल तक जिंदा रहती है और कुछ ऐसी होती है जो थ्रू आउट लाइफ जिंदा रहती है। वहीं पे अगर बी लिम्फोसाइट्स की या बी सेल्स की बात करते हैं तो ये शॉर्ट लाइव्ड होती है और इनका लाइफ स्पेन बेटा फ्यू डेज का होता है। ठीक है, तो डिफरेंस है। तो अगर अपन यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे तो टी लिम्फोसाइट्स, और यहाँ बात कर रहे हैं अपन बी लिम्फोसाइट्स, तो टी लिम्फोसाइट्स का जो लाइफ स्पैन है वो 4 to 5 ईयर्स का होता है जनरली, बट सम लाइव थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, वहीं पे ये बेटा शॉर्ट लाइव्ड होती है और इनका लाइफ स्पैन फ्यू डेज का होता है। ठीक है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो फ्यू डेज का होता है, ये बहुत ज़्यादा जिंदा नहीं रहती। ठीक है, और इन दोनों सेल के अंदर सेल डिवीजन होता है, ये ध्यान रखना। ये जो दोनों सेल हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, दोनों के अंदर डिवीजन होता है, दोनों के अंदर सेल डिवीजन होता है। बी लिम्फोसाइट्स जो होती है वो स्पेसिफिक प्लाज्मा सेल को प्रोड्यूस करती है जो एंटीबॉडी सीक्रेट करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो बी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स जो है ये भी डिवाइड करेगी बेटा, है ना, और डिवाइड करके क्या बनाएगी, प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्लाज्मा सेल। क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, ये प्लाज्मा सेल। और ये प्लाज्मा सेल क्या सीक्रेट करेगी, ये आया हुआ क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज। तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बनती है उसमें रोल कौन प्ले करता है, बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, वहीं पे जो टी लिम्फोसाइट्स है, अगर अपन टी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस करती है क्लोन खुद का। ठीक है, लेकिन उसके फंक्शन सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, वाइल टी lymphocyte produce a clone of T cells having different functions, जिनके फंक्शंस क्या होंगे बेटा, अलग अलग
जो टी लिम्फोसाइट से बेसिकली वो कंपोनेंट होता है किसका, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का, और बी लिम्फोसाइट्स जो होता है वो इम्यून सिस्टम आपका कौन सा, AMIS बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टी लिम्फोसाइट्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी लिम्फोसाइट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसका कंपोनेंट है। तो अगर अपन बी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, तो ये किस में जाएगा बेटा, AMIS। ठीक है, AMIS का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। इंपॉर्टेंट है ये, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, दैट इज AMIS। और वहीं पे अगर बेटा अपन बात करेंगे किसकी, टी लिम्फोसाइट्स की, टी लिम्फोसाइट, तो ये CMIS इसका पार्ट है। व्हाट इज CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बी लिम्फोसाइट दैट इज AMIS, टी लिम्फोसाइट दैट इज CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी वाले को अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल। तो फाइनली ये जहाँ पे बनती है वहाँ से जाके फिर एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके प्रोसेस्ड होती है, मेच्योर होके फिर बाद में ये लिम्फेट टिश्यूज़ के अंदर पहुँचती है और अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं, जिस एक्टिविटी के लिए ये बनी हुई हैं। अब अगर अपन इसमें देखें तो यार इनके फंक्शन क्या है, टी सेल्स का फंक्शन क्या है, बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या है। तो अगला टॉपिक आता है फंक्शन ऑफ टी सेल्स, फंक्शंस ऑफ टी सेल्स। देखिए, टी सेल्स के फंक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो जब ये पर्टिकुलर सेल कांटेक्ट में आती है किसी एंटीजन के, अब एंटीजन कहाँ से आएगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी के अंदर इंटर होगा, कोई भी पैथोजन जब हमारे शरीर में एंटर होगा तो वो एंटीजन रिलीज करेगा। तो जैसे ही ये टी सेल्स किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आएगी तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्लोन बना लेगी अपना लिम्फोसाइट्स का। तो 4 टाइप की टी सेल्स बनेगी बेटा यहाँ पर, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। ठीक है, तो टी सेल्स क्या करती है, अपना क्लोन प्रोड्यूस करती है, कब, जब वो किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आती है। तो अपन बोल सकते हैं ऑन कमिंग विथ कांटेक्ट ऑफ एंटीजन, जैसे ये किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आई, टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस या फॉर्म ए क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्या बना लेगा, क्लोन बना लेगा। और कितने टाइप के क्लोन बनेंगे, 4 टाइप के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लोन, देयर आर 4 टाइप ऑफ क्लोन, किसके, टी लिम्फोसाइट्स के। तो 4 क्लोन कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 4 क्लोन बनेगा। दैट इज हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स पहला क्लोन। दूसरा किलर टी सेल्स, तीसरा सप्रेसर टी सेल्स, और चौथा मेमोरी टी सेल्स। 4 टाइप के क्लोन बेटा बनेंगे। जो टी लिम्फोसाइट्स है ना, वो क्या करेगी, जैसे किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आएगी तो एंटीजन के कांटेक्ट में आने पर बेटा वो 4 टाइप की अपने क्लोन बना लेगी। ठीक है, तो 4 टाइप के क्लोन में हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। तो 4 टाइप के बेटा अपने क्लोन जो है वो प्रोड्यूस
करती है तो 4 टाइप के क्लोन जो हैं वो अपने को देखने को मिलेंगे जब पर्टिकुलर टी लिम्फोसाइट्स किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आएगी। वो एंटीजन किसी पैथोजन का या फॉरेन पार्टिकल्स का किसी का भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर अपन इन चारों टाइप की सेल्स को देखें तो जो फर्स्ट 3 टाइप की सेल्स हैं उनको अपन इफेक्टर टी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, इफेक्टर टी सेल्स। तो फर्स्ट 3 टाइप की जो सेल्स हैं वो कहलाती है बेटा इफेक्टर टी सेल्स। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टाइप की जो टी सेल्स हैं वो कहलाती है इफेक्टर टी सेल्स। तो अपन बोल सकते हैं आउट ऑफ दिस फर्स्ट 3 cells are known as effector T cells। क्या बोलते हैं इनको, इफेक्टर टी सेल्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो कौन कौन सी, हेल्पर टी सेल्स है ना, उसके बाद में किलर टी सेल्स और तीसरी सप्रेसर टी सेल्स। तो ये तीनों जो हैं शुरुआत वाली, ठीक है, इनको अपन बोलते हैं इफेक्टर टी सेल्स। तो अब इसमें से सबसे पहले आती है हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स, जब भी आप अगर कोई एलन वगैरह का पेपर करेंगे बेटा या कहीं बाहर का अगर आप पेपर करेंगे तो उसमें जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हेल्पर टी सेल्स वगैरह पे, किलर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो ये एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया है बट ये आपको काम का है, ये इंपॉर्टेंट है। जनरली इस पे क्वेश्चन आते हैं और जनरली इसके जो स्टेटमेंट होते हैं वो किसी ऑप्शंस के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो फिर वहाँ से आइडेंटिफाई करने के लिए फिर आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हेल्पर टी सेल्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये हेल्पर टी सेल जो है ये 70% होती है टोटल लिम्फोसाइट ऑफ क्लोन। मतलब जितने भी क्लोन बनेंगे उसमें से 70% क्या होंगे बेटा, लिम्फो टी हेल्पर टी सेल्स। तो हेल्पर टी सेल्स की अगर अपन बात करेंगे तो ये बनाएगी 75% ऑफ टोटल लिम्फोसाइट ऑफ ए क्लोन। 75% ऑफ द टोटल लिम्फोसाइट्स ऑफ क्लोन, जो भी क्लोन बनेगा उसका 75% जो है वो क्या होगी, हेल्पर टी सेल्स होंगी बेटा। ठीक है, और ये जो हेल्पर टी सेल्स होंगी ये केमिकल को सिक्रीट करेंगी जिसको बोलते हैं लिम्फोकाइंस। क्या बोलते हैं, लिम्फोकाइंस। तो ये जो हेल्पर टी सेल्स है ये क्या सिक्रीट करेगी बेटे, ये सिक्रीट करेगी लिम्फोकाइंस। क्या सिक्रीट करेगी, लिम्फोकाइंस। और ये लिम्फोकाइंस जो होता है ये बहुत अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे प्रोलिफरेशन ऑफ अदर टी सेल, स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, अट्रैक्शन ऑफ मैक्रोफेज। ठीक है, ये अलग अलग वर्क को परफॉर्म करता है। तो देखिए जो हेल्पर टी सेल्स हैं, ये हेल्पर टी सेल्स को अगर अपन देखेंगे तो एक क्वेश्चन तो ये होगा 75% ऑफ द टोटल लिम्फोसाइट्स ऑफ द क्लोन। मतलब जितने भी टी लिम्फोसाइट्स के क्लोन बनेंगे जब वो एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आएगी तो उसमें से 75% हेल्पर टी सेल्स होंगी। ये क्या सिक्रेट करेंगी बेटा, तो ये लिम्फोकाइंस को सिक्रेट करेगी। किसको सिक्रेट करेगी बेटा, ये लिम्फोकाइंस को ये सिक्रेट करेगी। अब ये जो लिम्फोकाइंस को सिक्रेट करेगी तो ये लिम्फोकाइंस बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो इसके द्वारा परफॉर्म होते हैं, तो अलग अलग फंक्शन के अंदर आता है प्रोलिफरेशन ऑफ अदर टी सेल्स। तो अगर अपन फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन के अंदर आ जाएगा पहला प्रोलिफरेशन ऑफ अदर टी सेल्स, टी सेल्स। ठीक है, सेकंड फंक्शन है स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तीसरा फंक्शन है अट्रैक्शन ऑफ मैक्रोफेज, अट्रैक्शन ऑफ मैक्रोफेज। ठीक है, एंड फीडबैक सिस्टम। तो ये 3 फंक्शन है, ये ध्यान रखना। प्रोलिफरेशन ऑफ अदर टी सेल्स, ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड अट्रैक्शन ऑफ मैक्रोफेज फीडबैक एंड फीडबैक सिस्टम। मैक्रोफेज एंड फीडबैक
सिस्टम। तो ये काम किसका हो गया बेटा, हेल्पर टी सेल्स का। शुरू की 3 सेल्स को क्या बोलते हैं अपन, इफेक्टर टी सेल्स। क्या बोलते हैं, इफेक्टर टी सेल्स। और ये टी किसके फंक्शन है, टी सेल्स के। जब वो किसके कॉन्ट्रैक्ट में आती है, एंटीजन के। तो कितने टाइप के क्लोन बनाती है, 4 टाइप के। 4 टाइप में से अपन किसकी बात कर रहे हैं, पहले टाइप की। तो पहला टाइप क्या हो गया, हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। दूसरी टाइप में आता है किलर टी सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। किलर, या इसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या किलर टी सेल्स, तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है, टी और छोटा यहाँ पे सी, दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो जैसे ही बेटा ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इन्फेक्शन की साइट्स पर पहुँचती है और जैसे ही ये कांटेक्ट में आती है किसी माइक्रोब्स के, ठीक है, तो ये सिक्रेट करती है परफोरिन। और वो परफोरिन क्या कर देता है, होल कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, होल कर देता है। और उसके बाद में वहाँ पे टॉक्सिक केमिकल को रिलीज़ कर देता है। इसका नाम होता है लिम्फोटॉक्सिन, माइक्रोब्स के अंदर, और माइक्रोब्स को मार देता है। तो माइक्रोब्स को मारने के लिए ये क्या करती है, पहले होल करेगी, होल करके फिर उसके अंदर केमिकल को रिलीज़ करके उसको ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो जो साइटोटॉक्सिक या किलर सेल, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है बेटा, किलर सेल रखा हुआ है। तो ये सेल्स कहाँ पहुँचेगी, सबसे पहले फर्स्ट रिच एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। कहाँ पहुँच गई ये, इन्फेक्शन की साइट्स पर पहुँच गई, ठीक है। फिर ये किसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगी, माइक्रोब्स के। कम इन कॉन्टैक्ट विथ माइक्रोब। अब ये माइक्रोब के कांटेक्ट में आ गई। जैसे ये माइक्रोब के कांटेक्ट में आएगी बेटे, तो ये क्या करेगी, ये सिक्रेट करेगी परफोरिन, सिक्रेट परफोरिन। अब परफोरिन क्या करेगा, होल प्रोड्यूस कर देगा, प्रोड्यूस होल, ठीक है। माइक्रोब्स के अंदर क्या कर देगा, ये होल कर देगा। फिर क्या करेगा, इसके बाद सिक्रीट करेगा टॉक्सिक केमिकल, फॉलोड बाय सिक्रीशन और टॉक्सिक केमिकल। फिर यहाँ पे इसके बाद में क्या करेगा, सिक्रीशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल, टॉक्सिक केमिकल को सिक्रेट करेगा, ठीक है। टॉक्सिक केमिकल का नाम होता है लिम्फोटॉक्सिन, ये इसको बोलेंगे लिम्फोटॉक्सिन। क्या बोलेंगे इसको, लिम्फोटॉक्सिन बोलेंगे। माइक्रोब्स को मार देगा, ठीक है। और जैसे ही ये मारेगा, किलर टी सेल जो है वो सेपरेट हो जाएगी और दूसरे पैथोजन पे अटैक करेगी। मतलब किलर सेल तो मरी नहीं है, पैथोजन मर गया, पैथोजन जैसे मरेगा उससे ये सेपरेट हो जाएगी और अगले वाले पैथोजन को क्या करेगी बेटा, अटैक करेगी। तो ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, ये कैंसर सेल को भी अटैक करती है, ठीक है। ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को भी अटैक करती है। और जो हेल्पर टी सेल्स है, इन उसको भी क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। तो इसको रेगुलेट मतलब ये आपका जो कैंसर सेल है उसको अटैक करेगी। उसके बाद में जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है बेटा, उनको भी क्या करेगी, अटैक करेगी, ठीक है। और ये टी सेल्स जो हैं, ये इन्वेडेड हो जाती है किसके द्वारा, HIV के द्वारा, इन्वेडेड बाय HIV। तो HIV जो है सबसे पहले यहाँ पर हमला करता है, HIV का वायरस, तभी हमारी बॉडी, फिर इम्यून सिस्टम हमारा बचता ही नहीं। तो अगर अपन देखेंगे तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं या किलर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या क्या करेगी, ये अटैक करेगी बेटा किसको, कैंसर सेल्स को अटैक। फंक्शन कैसे करेगी, वही अटैक करेगी, परफोरिन सिक्रेट करेगी, होल क्रिएट करेगी, फिर उसको लिम्फोटॉक्सिन रिलीज करेगी और उसको किल कर देगी, मार देगी, है ना, ठीक है। ये इसका फंक्शन है। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है बेटा, ये कैंसर सेल को भी अटैक करती है, ठीक है। और किसको अटैक करती है, सेल्स ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स, उनको भी अटैक करती है, ठीक है। एंड और किसको अटैक करेगी, एंड
हेल्पर टी सेल इन्वेडेड बाय HIV। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइटोटॉक्सिक सेल जो है वो अपना फंक्शन बेटा क्या करती है, परफॉर्म करती है। फिर इसके बाद तीसरी टाइप आती है सप्रेसर टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल्स, तो जब भी अपन सप्रेसर टी सेल्स की बात करते हैं बेटा, तो ये प्रोटेक्टिव टी सेल्स होती हैं जो इनएक्टिवेट करती हैं इम्यून सिस्टम को। ठीक है, दे आर प्रोटेक्टिव टी सेल विच इनएक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, देयरफॉर दे आर कॉल्ड रेगुलेटरी टी सेल्स। इसको सप्रेसर टी सेल्स को जो है TR भी बोलते हैं, दैट इज़ रेगुलेटरी टी सेल्स। और ये जनरली प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। जब भी कोई ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया तो बेटा ये क्या करती हैं, दूसरी इसकी किलर सेल्स को काम करने नहीं देती, दैट्स वाई दे आर प्रोटेक्टिव टी सेल्स। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम को क्या करती है, इनएक्टिव करती है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं दे आर प्रोटेक्टिव टी सेल्स which inactivate immune system। जो इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं बेटा, इनएक्टिवेट, देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज रेगुलेटरी सेल्स। TR इसीलिए बोल रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी टी सेल्स। ठीक है, चौथी आती है that is memory T cells। memory T cells। ठीक है, तो मेमोरी टी सेल्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये वो टी सेल्स होती हैं जो प्रीवियसली सैनिटाइज्ड एंड रिटेन द सेंसेशन फॉर द फ्यूचर। मतलब इन्होंने जो पहले किसी पे हमला किया है, उस हमले के बाद में उसको ये मेमोराइज करती है, और इन्होंने कैसे उस पर अटैक किया था ये वो रिटेन करके रखती है फॉर द फ्यूचर। तो मेमोरी टी सेल्स ये टी सेल्स हैं जो प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड एंड रिटेन द सेंसिटाइजेशन फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो ये बेटा सबके फंक्शन हो गए किसके, मेमोरी टी सेल्स के, सॉरी ये फंक्शन हो गए किसके बेटा, टी सेल्स के ये फंक्शन हो गए। अब आते हैं फंक्शन ऑफ बी सेल्स। अब ये तो सारी बात करी अपन ने टी सेल की, अब आता है कि भाई बी सेल्स जो है वो क्या रोल प्ले करती है, बी सेल्स के क्या फंक्शन होते हैं। तो अगला टॉपिक आता है फंक्शन ऑफ बी सेल्स। फंक्शंस ऑफ बी सेल्स। देखिए, अगर अपन बी सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो बी सेल्स जो होती है सेंसिटाइज्ड होती है डायरेक्टली बाय एंटीजन एज वेल एज हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, तो ये डायरेक्टली एंटीजन से और हेल्पर टी सेल से सेंसिटाइज्ड होती है। कौन, बी सेल। और जैसे ही एक एक्टिवेटेड बी सेल से वो एनलार्ज हो जाती है, उसके अंदर डिवीजन होता है, तो वो प्लाज्मा ब्लास्ट बनाती है, प्लाज्मा ब्लास्ट से प्लाज्मा सेल बनाती है। प्लाज्मा सेल के पास में बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, और वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करते हैं। इसमें से एक जो प्लाज्मा सेल है वो एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है, और हर एक प्लाज्मा सेल्स करीब 2000 मॉलिक्यूल्स एंटीबॉडी पर सेकंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, या 20 ट्रिलियंस मॉलिक्यूल पर डे सिक्रीट कर सकते हैं। तो बी सेल्स की अगर अपन बात करते हैं बेटा, है ना, बी लिम्फोसाइट्स है बी सेल्स की, तो ये बी सेल जो होती है सेंसिटाइज्ड होती है डायरेक्टली बाय द एंटीजन। एंटीजन जैसे आएगा तो ये उसको सेंसिटाइज्ड करेगी, एज वेल एज हेल्पर टी सेल्स इनकी मदद करती है। और एक बार एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स हो गई तो वो एनलार्ज हो जाएगी। एनलार्ज होने के बाद में उसके अंदर डिवीजन होगा, उससे प्लाज्मा ब्लास्ट बनेगा, प्लाज्मा ब्लास्ट से प्लाज्मा सेल बनेगी। प्लाज्मा सेल्स के अंदर बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होंगे, वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंटीबॉडी सिक्रेट करेंगे, और एक प्लाज्मा सेल जो है वो एक वन प्लाज्मा सेल्स कैन प्रोड्यूस ओनली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी। एक प्लाज्मा सेल एक ही टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, तो हर एक प्लाज्मा सेल करीब 2000 मॉलिक्यूल एंटीबॉडीज पर सेकंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ बी सेल्स की अगर अपन बात करेंगे
तो अपन बोल सकते हैं बी सेल्स आर सेंसिटाइज्ड। कैसे? डायरेक्टली बाय एंटीजन, डायरेक्टली बाय एंटीजन और हेल्पर टी सेल्स, इनसे होगी। ठीक है। और अगर एक एक्टिवेटेड, अब इनसे सेंसिटाइज्ड है, या तो वो किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आ गई है या हेल्पर टी सेल ने उसको एक्टिवेट कर दिया है, तो एन एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स एनलार्ज। ठीक है, एनलार्ज हो जाएगी तो इसमें डिवीजन होंगे, डिवीजन होके क्या बनाएगी? प्लाज्मा ब्लास्ट। प्लाज्मा ब्लास्ट से क्या बनेगी? प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल के अंदर क्या होंगे? अबंडेंट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, ये अबंडेंट ईआर क्या करेंगे? सिक्रीट एंटीबॉडीज। ठीक है, तो देखिए फाइनली बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है? एंटीबॉडी वाले कॉन्सेप्ट परफॉर्म करता है। तो जैसे ही अपन बोलेंगे कि जो बी सेल से वो सेंसिटाइज्ड होती है डायरेक्टली या तो एंटीजन के कांटेक्ट में आने से या हेल्पर टी सेल्स के द्वारा, और जैसे ही एक बी लिम्फोसाइट्स बेटा एक्टिवेट होगी तो उसमें डिवीजन होगा, तो उससे प्लाज्मा ब्लास्ट बनेगा, प्लाज्मा ब्लास्ट से वो कन्वर्ट होकर प्लाज्मा सेल बनेगी, प्लाज्मा सेल्स के अंदर अबंडेंट ईआर होंगे जो क्या सिक्रेट करेंगे? एंटीबॉडी सिक्रेट करेंगे। तो एक टाइप की प्लाज्मा सेल एक पर्टिकुलर टाइप का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। वन टाइप ऑफ प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस ओनली ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये। एक टाइप का प्लाज्मा सेल एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और हर एक प्लाज्मा सेल करीब 2000 मॉलिक्यूल एंटीबॉडी पर सेकंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट है, ईच प्लाज्मा सेल can produce 200 molecules of antibody per second। या अपन बोल सकते हैं 20 ट्रिलियन मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडीज पर डे। ठीक है, या करीब 20 ट्रिलियन मॉलिक्यूल पर डे बेटा वो प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया बेटा? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी का फंक्शन क्या है, टी का फंक्शन क्या है, ये मैंने आपको फंक्शन बताए। अब अगला टॉपिक आता है MHC मॉलिक्यूल। अगर आप NCERT में देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा। MHC मॉलिक्यूल या HLA मॉलिक्यूल या HLA एंटीजन। ठीक है, लेकिन ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, NCERT में भी एक जगह पे टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, MHC मॉलिक्यूल, ये इसको बोलते हैं HLA मॉलिक्यूल या HLA एंटीजन, HLA एंटीजन। ठीक है, ये बेसिकली
कंस्टिट्यूट करता है हिस्टोकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि बना हुआ होता है पॉलीमॉर्फिक मॉलिक्यूल इन मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल, दैट इज MSC क्लास 1 एंड प्रोफेशनल एंटीजन सेल MSC क्लास 2, और ये बाइंड करते हैं पेप्टाइड एंटीजन से और बनाते हैं MSC एंटीजन कॉम्प्लेक्स, और फिर ये प्रोड्यूस करेंगे CD4 एंड CD8 T सेल्स रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो MSC मॉलिक्यूल है या HLA मॉलिक्यूल या HLA एंटीजन की अपन बात कर रहे हैं, तो ये क्या बनाते हैं, दे कंस्टिट्यूट, क्या करेंगे, हिस्टोकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये बनाएंगे, दे फॉर्म, क्या बनाएंगे, हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और MSC दैट इज मेजर हिस्टो इनकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, हिस्टो कॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और ये हिस्टो कॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, तो ये इसके अंदर मिलेगा पॉलीमोसिक मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, अब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स किसका कंसिस्ट है, पॉलीमोसिफिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन द मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये कहलाता है MHC1। ठीक है, मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी 1 एंड प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, उसको बोलेंगे MHC क्लास 2। ये डायरेक्टली केवल इसे ध्यान में रख लो, MHC क्लास 2। तो इसके पास में क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग, ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग। ये बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, बस केवल आपको मालूम होना चाहिए। तो ये बाइंड करेगा किससे, पेप्टाइड एंटीजन से, और बनाएगा MSC एंटीजन कॉम्प्लेक्स। अब ये हो गया MSC, ये भी हो गया MSC 1 और 2। ये फाइनली किससे कंबाइन करेंगे, एंटीजन से, और क्या बना लेंगे, MSC एंटीजन कॉम्प्लेक्स, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, CD4 एंड CD8 सेल रिस्पेक्टिवली, CD4 एंड CD8 सेल रिस्पेक्टिवली। ये आपके बहुत ज़्यादा काम का नहीं है बेटा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद में आता है बेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। तो अगला टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस, जो NCERT में भी अच्छे से दिया हुआ है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस। देखिए, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की अपन अगर बात करेंगे, तो जब पहली बार कोई पैथोजन्स, कोई फॉरेन पार्टिकल्स, कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो उसका जो फर्स्ट एनकाउंटर होगा, तो उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी, उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी एक्शन परफॉर्म करेगी उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एक रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का, जब पहली बार कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एनकाउंटर करता है, और ये जनरली अफेक्टेड होता है IgM और नेचुरल किलर सेल्स या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के द्वारा। प्राइमरी रिस्पॉन्स हो सकता है लंबे समय तक चले, क्योंकि उस पर्टिकुलर समय में हमारी बॉडी के पास में ऑलरेडी प्रिपेयर एंटीबॉडीज़ नहीं है। तो प्राइमरी जो रिस्पॉन्स होगा टेक मच लॉन्गर टाइम टू डेवलप, बिकॉज रिक्वायरमेंट ऑफ सुटेबल रिसेप्टर डेवलप। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स की अगर अपन बात करते हैं, वो प्रोड्यूस करता है बोथ रिसेप्टर एंड मेमोरी सेल्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनामिस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स जो इम्यून सिस्टम का होगा हमारा, वो एनकाउंटर करेगा विद द सेम, अगर एंटीजन आया है तो उस पर क्विक रिस्पॉन्स शो करेगा, विच लास्ट मच लॉन्गर, मे बी लाइफ लॉन्ग। ठीक है,
तो अगर आप देखेंगे तो दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और एक होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो पहली बार उससे एनकाउंटर हुई है, तो हमारी जो सेल्स हैं उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाएगी तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये पहली बार जब कोई एंटीजन्स, कोई पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर एनकाउंटर होगा या अटैक करेगा, ठीक है, तो उसको उसके अगेंस्ट जो वर्क परफॉर्म होगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की अगर अपन बात करते हैं, इज द रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम to the first encounter of the body with एंटीजन, ठीक है। और ये जनरली अफेक्टेड होगा किससे? इट इज अफेक्टेड by IgM, immunoglobulin M, NK cells, natural killer cells, and alternative pathway of complement system, ठीक है। और प्राइमरी रिस्पॉन्स को बेटा ज़्यादा समय लगेगा टू डेवलप, ठीक है, अपने सुटेबल रिसेप्टर्स को डेवलप करने में इसको थोड़ा जो टाइम है बेटा वो ज़्यादा लगेगा। अपन बात करेंगे, इट टेक मच मोर लॉन्गर टाइम टू डेवलप बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ सुटेबल रिसेप्टर डेवलप, ठीक है। अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इसको बोलते हैं एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स और एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है जब सेम टाइप का पैथोजन फिर से हमारी बॉडी में अटैक करता है, ठीक है। सेम टाइप का एंटीजन जब हमारी बॉडी के अंदर आएगा बेटा तो ये अटैक करेगा, ठीक है। उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी एमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स, जब सेम टाइप का एंटीजन वापस से हमारी बॉडी पे अटैक करेगा। ये क्विक रिस्पॉन्स शो करेगा, है ना। इसमें क्या होगा? इफ सेम एंटीजन एनकाउंटर्स, तो क्या होगा? सेम एंटीजन एनकाउंटर होगा तो इट इज heightened and quick रिस्पॉन्स, तुरंत ये रिस्पॉन्स देगा क्योंकि वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी हुई हैं विच लास्ट मच लॉन्गर, लंबे समय तक देगा, और मे बी लाइफ टाइम, ठीक है। समझ में आया बेटा? तो ये कहा जाता है कि ए पर्सन हैविंग सर्वाइव वन अटैक ऑफ चिकन पॉक्स और मीजल, एक बार अगर आपको चिकन पॉक्स या मीजल हो गया तो थ्रू आउट द लाइफ वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। थ्रू आउट द वो इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का मतलब। तो मैंने आपको यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है बेटा वो आपको बता दिया अभी, कि प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है वो मैंने आपको बताया। अब अगर आप देखेंगे तो
यहाँ पे आपकी जो एनसीईआरटी है बेटा, है ना, एनसीईआरटी के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो एनसीईआरटी में यहाँ पे आपको दिया हुआ है इम्यूनिटी के अंदर साइटोकाइन, फिजिकल इननेट इम्यूनिटी दिया हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी दिया हुआ है, ठीक है, वैक्सीनेशन दिया हुआ है, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी दिया हुआ है, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी दिया हुआ है, लिम्फोइड ऑर्गन दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी अगर अपन देखेंगे तो अपन ने अभी केवल क्या पढ़ा है, इम्यूनिटी क्या होती है, ये वाला पार्ट अपन ने पढ़ा है। अब कौन कौन से लिम्फोइड ऑर्गन हैं जो अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आखिरी में देखेंगे अगर आप तो वहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन दिए हुए हैं। तो लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये दिया हुआ है। तो अगले लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे बेटा कि लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, फिर एंटीजन क्या है, फिर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या है जो एनसीईआरटी के अंदर आपका बना हुआ दिया है, कितने टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं वो अपन देखेंगे। फिर अपन देखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होता है। एनसीईआरटी के अंदर तो उसने जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया सारी चीज़, लेकिन अपने को अभी 2 लेक्चर और लगेंगे, जो 2 लेक्चर आपके कल अपलोड होंगे। उसके बाद फिर अपना ये इम्यूनिटी वाला टॉपिक ख़त्म होके एड्स और कैंसर वाले टॉपिक पे आएगा। इसमें से बेटा जो ड्रग एब्यूज़ वाला पार्ट दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है, ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़, उसको एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन आपको रीड करना है। उसके लिए मैं वीडियो अलग से नहीं डालूंगा, उसके लिए केवल शॉर्ट में मैं कुछ चीज़ें डाल दूंगा कि बेटा ये पढ़ना है, बाकी बेटा वो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। एनसीईआरटी के बाहर उसमें बहुत कुछ आता नहीं है। जितनी भी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी के बाहर जाएगी वो अपन सारी इन चीज़ों में कवर करेंगे, जो एड्स है, कैंसर है, ठीक है, एलर्जिक डिसऑर्डर है, इम्यूनिटी है, वैक्सीनेशन है, पैसिव एक्टिव, इन सब चीज़ों के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे। आपकी तरफ एक पार्ट रहेगा कि आप एनसीईआरटी से रीड कर लें ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़, ड्रग एब्यूज़ एंड अल्कोहल वाला जो टॉपिक है वो आपको बेटा एनसीईआरटी से ही रीड करना है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना ही काम का है, ठीक है। तो इतना बेटा आप पढ़ के रखिए। आपका एक लेक्चर एड्स के ऊपर, एक लेक्चर कैंसर के ऊपर।